तो मैं आपको एक बताता हूं, शायद आपने फिल्म देखी हो 30 मार खान, या शायद आपने नाम सुना हो 30 मार खान। कितने लोगों ने 30 मार खान का नाम सुना है, या कितने लोगों ने फिल्म 30 मार खान देखी है? चलो, मैं अच्छी खासी मुझे मेंबर्स दिखे इस ऑडियंस में, अगस्टस ऑडियंस में, कि आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है। जब आपने फिल्म देखने की शुरुआत करेंगे तो उसमें एक सर्टिफिकेट आता है, लिखा रहता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आता है। कोई भी फिल्म आप देखने जाते होगे तो आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे से जब आप 30 मार खान को कभी दोबारा देखने का मन करे, वैसे बहुत अच्छी फिल्म तो नहीं थी, बट देखने का मन करे तो आप सर्टिफिकेट जरूर देखना। और उसमें आपका एक, आपके जो सामने स्टेज पे हैं, आपके बीच में हैं, दुर्गेश त्रिपाठी लिखा हुआ आपको उसमें नाम मिलेगा। तो इस तरीके की लगभग 500 से ज़्यादा फिल्मों को मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का मेंबर के नाते मुंबई और दिल्ली मैंने उसको सर्टिफाई किया था। तो मैं 30 मार खान से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, अनटोल्ड स्टोरीज आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, जिन्होंने फिल्म देखी है, यदि आप ध्यान देना, क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड इवेंट कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके प्रोफेशनल आगे एंडेवर्स के लिए, फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, मैं इसलिए बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने फिल्म की शुरुआत में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा था और बच्चे से कोई मिलने जाता है और उसकी घड़ी और उसकी चेन किसी की वो गायब हो जाती है। याद है वो इंसिडेंट, वो फिल्म का सीन? नेक्स्ट बताता हूँ। फिर एक एयरप्लेन की बात आती है। एयरप्लेन में एक छोटा सा डॉगी होता है, पप्पी होता है, आपको ध्यान आ रहा हो फिल्म तो। फिर उसमें घोड़े के सीन्स भी थे, जिसमें कि सिर कटा एक व्यक्ति घूमता रहता है उस फिल्म में। बेतुका था, बेमतलब था, लेकिन था। आपको पता है कि आप कभी फिल्म प्रोडक्शन करें, और मेरा विश्वास है कि आज नहीं कल आप एज ए एक्टर, एज ए एक्ट्रेस, एज ए फिल्म राइटर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, या कोई भी काम आपको करने को मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो सीन्स थे हॉर्स के, पपीज के, उसके लिए आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड, भारत सरकार की एक संस्था है, वन्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड उसको कहते हैं, उससे परमिशन लेनी होती है, एनओसी लेनी होती है। यदि आप एनओसी नहीं लेते, उसका मुख्यालय चेन्नई में है, तो आपकी फिल्म का सर्टिफिकेशन नहीं होगा और आपकी फिल्म रिलीज नहीं होगी। ये अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ फिल्म 30 मार खान, जिसमें कि अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और बहुत सारे, अक्षय खन्ना और बहुत सारे लोग थे उसमें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तरीके की अनटोल्ड स्टोरीज क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नंबर 1। नंबर 2 मैं बताता हूँ। एक उस फिल्म का बहुत सुपरहिट गाना है, शीला की जवानी, कुछ इस तरीके की गाना था, आपको याद होगा तो। आपको पता है कि उस समय जब 13 दिसंबर 2013 को महादेव रोड जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे फिल्म्स डिवीज़न का एक ऑडिटोरियम है, ऐसा ही ऑडिटोरियम है, वहाँ पे के फिल्म की सर्टिफिकेशन के लिए, रिव्यू के लिए मैं था और 4-5 और मेंबर्स थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अनटोल्ड स्टोरीज़ में कि इससे पूर्व फिल्म 6 दिसंबर 2013 को मुंबई के मेंबर्स के सामने प्रेजेंट हुई थी, तो फिल्म को रिजेक्ट किया गया था और रिलीज होने से रोक दिया गया था। तो उसके फिल्म के डायरेक्टर थे शिरीष कुंदर।
सिरीस कुंदर कौन है आपको पता होगा, फराह खान के हस्बैंड हैं। फराह खान का हस्बैंड होने से पहले जब उन्होंने एक फिल्म थी मैं हूं ना, शाहरुख खान की, उस फिल्म के वो एडिटर थे सिरीस कुंदर। और फराह खान कौन थी? डायरेक्टर थी उस फिल्म की, मैं हूं ना की। तो उस समय से उनके आपस की दोस्ती बढ़ी और बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद सिरीस कुंदर की डायरेक्शन में पहली फिल्म आई 30 मार खान। और इस तरीके से उन्होंने फिल्म को बनाया कि फिल्म को तो आपने जब देखा होगा तो मेरी बात को आपको समझ में आती होगी कि क्यों फिल्म को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अनटोल्ड स्टोरीज के बारे में मैं बताऊं तो सिरीस कुंदर और सारी टीम के कुछ लोग आए थे वहां पे और बोले कि सर यदि फिल्म 13 दिसंबर 2013 को यदि सर्टिफिकेट नहीं मिला इसको तो हम इस फिल्म को रिलीज नहीं कर पाएंगे। और 2013 में जो उनका कहना था कि लगभग 150 करोड़ रुपए इसमें हमने खर्च किया है, 150 करोड़, और हमारा सारा नुकसान हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो फिल्म रिलीज होती है उस फिल्म का बहुत बड़ा रेवेन्यू फॉरेन से आता है और उसके ओवरसीज राइट्स बिक चुके थे। और कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार लंदन में और दुबई में उस फिल्म के प्रीमियर में भाग लेने वाले थे। उनकी डेट और टाइम फिक्स हो चुकी थी और यदि फिल्म 13 दिसंबर को नहीं पास होती तो उनका 150 करोड़ और ओवरसीज के राइट्स सब कैंसिल हो जाते। क्यों? क्योंकि जब वो फिल्म, आपको पता होगा कि फॉरेन में स्पेशली जो यूरोप है, यूएस है, कनाडा है और बहुत सारी कंट्रीज में जो क्रिसमस का समय होता है लगभग 1 महीने उसको पूरे अच्छे तरीके से वे लोग सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि वहाँ की इंस्टीट्यूशंस में लगभग 1 महीने की छुट्टी होती है। उन छुट्टियों में चाहे इंडियन ऑडियंस हो चाहे ओवरसीज के ऑडियंस हो, वे लोग फिल्म को देखने फिल्मों में जाते हैं। वैसे ही जैसे भाईजान की फिल्म या एसआरके की फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होती है भारत में। ये पूरा मीडिया इकोनॉमिक्स है या फिल्म की इकोनॉमिक्स है, आपको समझना होगा। जब आप 10 रुपए की एक पेन खरीदने जाते हैं बगल की कैनोपी से तो आप पेन को देखते हैं, कलर को देखते हैं, समझते हैं। तो जिसने 150 करोड़ रुपए उस समय लगाए थे फिल्म में तो उसकी दशा और दिशा आप समझते होंगे कि उसके मन में किस तरीके के भाव थे। खैर, उसके बाद शीला की जवानी के गाने पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ। उस समय शीला दीक्षित जी, ऑनरेबल शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी दिल्ली की। तो ये हुआ कि इस फिल्म के गाने से, इस गाने की जो बोल हैं उससे कहीं ऐसा तो नहीं हो कि नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, फिल्म की पूरी इसको ख़त्म कर दिया जाए इस गाने को। इस तरीके की चीज़ें होती थी। और कैटरीना कैफ का बहुत एक तरीके से बहुत अच्छा था उसमें परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और मैं अनटोल्ड स्टोरी बता के आपको मैं इसको ख़त्म करूंगा अपनी बात को। आपने देखा होगा कि अक्षय खन्ना थे जो उस पे रेलवे लाइन पे वो खजाना रोकते हैं। अक्षय खन्ना रोकते हैं उसको दौड़ के, उस पे याद होगा यदि जिसने फिल्म देखा होगा तो उसका झंडा यदि आपको ध्यान हो, उसका जो फ्लैग था वो रेड कलर का था। जब फिल्म हमारे सामने आई थी तो ट्राई कलर की थी। तो इस पे डिस्कशन हुआ कि क्या तिरंगा झंडा लेके, जो ये भारत का खजाना है, देश का खजाना है, रेवेन्यू है, आपको याद होगा उसमें ये आता है कि ये हम सरकार का खजाना लूटना है और सरकार का खजाना लूटना है तो क्या हम तिरंगा झंडा लेके देश की के रेवेन्यू को लूटा जा सकता है, देश के खजाने को लूटा जा सकता है? और इस पे फिर एक डिस्कशन आया और फाइनल हुआ कि इस झंडे का कलर रेड कलर करना होगा और तब ये फिल्म रिलीज होगी। 4 चीज़ें आपको ध्यान में आएगी, मैंने बताई। पहला, हाँ, एक और उसमें डायलॉग था कि क्या थी ना, तवायफ की करके कोई डायलॉग था उसमें, तवायफ की लुटती हुई इज्जत और कुछ ऐसी बात थी उसमें, डायलॉग था। उस पर भी डिस्कशन हुआ इस लाइन को लेके कि इज्जत तो सबकी है, सब महिलाओं की इज्जत समान है, भले वो प्रोफेशन में तवायफ हो।
तो क्या इस डायलॉग को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? मैं आपको बताता हूं कि वुमेन राइट्स की बात, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी उस सेंसर बोर्ड के डिस्कशन में आई थी, हम लोगों के बीच में आई थी, और उस पर फिर बीप किया गया। और एक दो और उसके डायलॉग थे जिसको आपने ध्यान देगा, मुझे बोलना ठीक नहीं लग रहा यहाँ पे, उसको बीप किया गया। तो आप यदि फिल्म देखेंगे जो सर्टिफाइड है, उस फिल्म में ये 4 चीजें आपने देखी होंगी। शीला की जवानी पे डिस्कशन हुआ, दूसरा आपको डिस्कशन हुआ उस पे उसके ट्राई कलर पे, झंडे पे, दूसरा जो हॉर्स था वाइट कलर का, और जो छोटा सा था पपी था, उसके बारे में कि कोई उसको चोट तो नहीं पहुंची शूटिंग के दौरान, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इस तरीके का सर्टिफिकेट प्रोड्यूसर की तरफ से देना पड़ेगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से, तब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताया, तो ये 4-5 चीज़ों को ठीक किया गया, उसके बाद फिल्म रिलीज हुई। और उस फिल्म को उससे पहले मुंबई में, यदि आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भावना सोमैया का नाम आपने सुना है। भावना सोमैया बहुत बड़ी क्रिटिक हैं फिल्मों की, बहुत बुक्स हैं उनकी, आप कभी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगी। और उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियत की भी बायोग्राफी लिखी है। तो भावना सोमैया के बारे में गूगल पे आप सर्च करोगे तो उस क्रिटिक के बारे में, उनकी क्रेडेंशियल्स के बारे में आपको पता चलेगा। तो उस जैसे मेंबर उसमें थे, और उन्होंने मुंबई में उसको रिजेक्ट किया था फिल्म को, और दिल्ली में आई, हम सब मेंबर्स ने उसको इन 4-5 पॉइंट्स को करेक्ट करा के, ठीक करा के सर्टिफिकेशन दिया, और उसके बाद वो फिल्म रिलीज हुई, तब आप सबके सामने आ पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनटोल्ड स्टोरीज में बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो फिल्म से जुड़ी हैं, चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, और आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। तो कोई भी फिल्म, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी इवेंट इतने आसानी से नहीं होता, और आपको मानना होगा एक स्टूडेंट के रूप में, एक लर्नर के रूप में, एक शिक्षार्थी के रूप में, कि फिल्म फिएस्टा 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, इतना आसानी से नहीं हुआ होगा। आप सब ने मिल के एक एक पॉइंट को डिस्कस किया होगा, इतने बड़े इवेंट को प्लान किया होगा। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से आपको आभार देना चाहता हूँ, और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपका जीवन उज्जवल बने। आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की किसी भी विधा में, फिल्म में अपना कैरियर बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। एक बार जोरदार ताली में आप सबसे निवेदन करना हूं। ये जोरदार ताली पूरे आयोजन के सदस्यों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और सारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।